5, 4, 3, 2, 1. Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 1998 ये वो साल है जब भारत ने तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। वहीं पाकिस्तान भी अब एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुका था। एज अ रिजल्ट सबको एक ही डर, इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर, और इसी के चलते पीस और फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की भी बात की गई। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो फरवरी 1999 में हुए बस डिप्लोमेसी की कहानी है, जहां दिल्ली से लाहौर तक के लिए बस स्टार्ट की गई और पहली बस में खुद अटल जी लाहौर गए। कहने को तो बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। लाहौर डिक्लेरेशन के टाइम पीस, फ्रेंडशिप, अमन, शांति जैसी चीज़ों पे बात भी हुई, मगर पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान। किसे पता था कि जो 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री को दी गई, वही तोप कुछ ही महीनों में हमारे देश के जवानों के खिलाफ चलाए जाएंगे। कारगिल सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं, बल्कि पाकिस्तान का इंडिया पे दिया धोखे का भी बहुत बड़ा सबूत है। सामने तो अमन का ढोंग है और पीछे भारत पे कब्जा करने की साजिश है। साजिश भी कैसी कि खुद के पीएम नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने बताना तक जरूरी नहीं समझा। कारगिल, मैं एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स इन कारगिल। तो कैसे दिया पाकिस्तान ने हमें धोखा, आइए जानते हैं। साल था 1972 जब फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी जी और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट पे साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग एलओसी को कभी भी वायलेट नहीं किया जाएगा। पीसफुल रिजोल्यूशन की भी बात की गई थी और एक समझौता जैसे तय हुआ था कि अक्टूबर के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों की सेना अपने अपने बंकर्स छोड़ के चले जाएंगे, फिर मई जून के बाद वे वापस आ जाएंगे। हुआ यूं कि वहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री तक चले जाने की वजह से वहाँ रहना बहुत ही कठिन होता था, मगर पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान। 1998 अक्टूबर के बाद इंडियन आर्मी ने अपने बंकर्स खाली कर दिए, वे वापस चले गए। वहीं इन्होंने क्या किया, ये आए और उन्हीं बंकर्स पे कब्जा कर लिया। जहां हम बस डिप्लोमेसी कर रहे थे, वहां दूसरी तरफ पीठ पीछे इनका ये प्लानिंग चल रहा था और इसी के तहत वो इंडिया में इंट्रूजन कर रहे थे। अब हम इस वॉर को एक टाइमलाइन में समझने की कोशिश करेंगे। 3 मई 1999 बटालिक रीजन के एक गांव के शेपर्ड ताशी नमग्याल अपनी याक ढूंढने निकले, तो उन्होंने कुछ आदमियों को बंदूक ताने बंकर्स की खुदाई करते देखा। उन्हें शक हुआ क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के तहत इस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए था, और इसलिए वे इंडियन आर्मी बेस कैंप जाके वहां पे आर्मी को इन्फॉर्म करते हैं। नतीजा, आर्मी अपनी एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजती है। तो वहाँ पे 6 बंदे नजर आए मेरे को, बर्फ हल रहा था, पत्थर डुल रहा था। तो फिर मैं हैरान हो गया, इधर कौन जा सकता, फिर कहीं सुना नहीं है। तो फिर मैं वापस आ गया कि हमारे घर में गाँव में थोड़ा एक ब्रिज था हमारा सूरज नाले जाने का, तो यूनिट का 4-5 जवान रहता था। इसके बाद 9 मई को कारगिल में पाकिस्तान द्वारा हैवी शेलिंग हुई, जिसके तहत भारत को 127 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पे हमारे बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रखे हुए थे। सेकेंड राउंड ऑफ पेट्रोलिंग के दौरान 15 मई को अनफॉर्चुनेटली कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया और इतना टॉर्चर, इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया कि इसका कोई हिसाब ही नहीं। उनकी आंखें, होठ और जीभ तक काट दिए गए, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स तक को नहीं छोड़ा गया। शरीर का कौन सा ऐसा भाग था जो उन्होंने छोड़ा हो। पेट्रोलिंग से हमें ये पता चला कि ये कोई छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं है, बल्कि एक वेल प्लान्ड इंट्रूजन है। 130 के ऊपर पोस्ट को कब्जा किया गया था और इसका मेन एम था कि नेशनल हाईवे 1A को ब्लॉक किया जाए, जिससे कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ किया जा सके
और सियाचिन भी भारत के हाथों से निकल सके। पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था हमने। इसको नाम दिया गया ऑपरेशन भद्र और इसको लीड किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। अगर आप मैप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल और नेशनल हाईवे 1A आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा कारगिल डिस्ट्रिक्ट के 4 सब सेक्टर्स थे, माशको, द्रास, काकसर और बेटालिक। इन सभी लोकेशंस पे, इन सभी सब सेक्टर्स पे पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। द्रास की अगर बात करें तो उसके हिल्स इतने ऊंचे थे कि ऊपर बैठे हुए इंसान को नीचे रोड पे कौन जा रहा है वो तक दिखता था। द्रास के इम्पोर्टेंट हिल्स और उसके जो बैटल्स थे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कि हम पत्थर ऊपर से फेंके तो द्रास के और कारगिल के कैंटोनमेंट पे वो हमारे सामने नजर आ रहा था। हम उसको देखकर उसके ऊपर गोलाबारी, सड़क जो इनकी श्रीनगर से ले जा रही थी उस पर मूवमेंट दिन में नहीं हो सकता था, क्योंकि मशीन गन फायर करो कैसे, कोई नहीं मूव करेगा। रात को मूव करते थे और अगर आवाज पे भी हम गोलाबारी करते थे मूवमेंट बंद। पाकिस्तानियों के पास ये एडवांटेज था कि वे पहाड़ के ऊपर बैठे थे और ऊपर बैठने की वजह से नीचे कोई भी अगर मूवमेंट हो रही है, कुछ भी हलचल होती तो उन्हें वो आसानी से ट्रैक कर पाते और फिर अटैक कर दिया करते थे। ऊपर पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानियों के पास वो हर हथियार, हर आर्टिलरी, हर ग्रेनाइड था जिससे वो युद्ध जीत सकते थे। 130 लोकेशन में करीब 1500 पाकिस्तानियों का कब्जा था और ये समझना भारतीय सेना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि हमला हो कहाँ से रहा है। इंडिया ने डिसाइड किया क्योंकि ये लोग ऊपर बैठे हैं, इनके पास एडवांटेज है, तो चढ़ाई रात को की जाएगी। अंधेरा होगा, उजाला कम रहेगा, तो उनको हमें ट्रैक करने में मुश्किलें होंगी। रात भर चढ़ाई करके हमारे सैनिक दिन में बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपकर बैठे रहते थे। बैटलफील्ड में ऐसे ही बहुत कैजुअलिटीज होती हैं, लेकिन जब हम चढ़ाई करते हैं तो ये कैजुअलिटीज 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती हैं। ऊपर से इतना खराब वेदर कि टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता था। ऐसे में हमारे देश के सेना को ऊपर पहुंचने में कई दिक्कतें आईं। अगर हम पहाड़ों की हाइट की बात करें तो 10,000 फीट से 18,000 फीट तक की ऊंचाई में हमारे सैनिकों को चढ़ना पड़ता। ऑपरेशन भद्र के अगेंस्ट इंडिया ने 19 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। देश के अलग अलग कोने से रेजिमेंट्स को बुलाया गया। उस समय के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। किसी पोस्ट या बंकर को रिकैप्चर करने में अगर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आई तो वो टोलोलिंग था। 16,000 फीट की हाइट में बैटल ऑफ टोलोलिंग हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। 22 मई को लॉन्च हुआ और 32 डेज तक ये बैटल चलता रहा। कैप्टन अजीत सिंह बताते हैं कि उनके पास 2 ऑप्शन था, 2 किलो राशन या 100 बुलेट्स, और सभी सैनिकों ने 100 बुलेट्स चुनना ज़्यादा सही समझा और इसी के चलते सैनिकों को 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। मेजर राजेश अधिकारी जब अपने साथियों के साथ कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, तो ऊपर से महज 15 मीटर की दूरी में ही इंट्रूडर्स ने उन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से वे और उनके 2 साथी वीर गति को भी प्राप्त हो गए। बाकी कंपनी को रिट्रीव करना पड़ा और बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपना पड़ा। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमारे सोल्जर्स 10,000 से 15,000 की फीट के बीच में फंस गए थे। तब कर्नल MB रविंद्रनाथ ने 90 सोल्जर्स को भेजा ताकि बीच में फंसे सोल्जर्स की मदद कर सकें और हिल को रिकैप्चर किया जा सके। यहाँ इतनी गोलीबारी हुई कि इस लाइन को ही नाम दे दिया गया बर्बाद बंकर, लेकिन फाइनली हमारे देश के सैनिकों ने इस हिल को रिकैप्चर कर लिया। वहीं दूसरी ओर 26 मई को एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर की शुरुआत की, मगर अगले ही दिन 27 मई को उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मिग में टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से पायलट नचिकेत को पैराशूट की मदद से जंप करना पड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में जा गिरे और उन्हें पकड़ लिया गया। इंडिया के बहुत प्रेशर डालने के बाद
अभिनंदन की तरह ही उन्हें भी छोड़ दिया गया। मगर उनको खोजने निकले अजय पे पाकिस्तानियों ने मिसाइल से हमला कर दिया। उन्होंने सीट इजेक्शन तो किया लेकिन वो बच ना सके। 22 मई के बैटल ऑफ टोलोलिंग 32 डेज चलने के बाद हमारे सैनिकों ने जब उसे रिकैप्चर किया तो ऊपर इन बंकर्स में कुछ उन्हें खाने पीने का सामान भी मिल गया। वहीं से 1.6 किलोमीटर की दूरी पे था पॉइंट 5140 जिसकी हाइट 17,000 फीट थी। इनके बीच 10 हम्स भी थे जिसे आसानी से रिकैप्चर कर लिया गया। 20 जून को पॉइंट 5140 की चढ़ाई की शुरुआत हुई और इसका टास्क लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को दिया गया, जिन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, एक लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जानवाल और दूसरा लेफ्टिनेंट विक्रम बद्रा के अंडर। विक्रम बद्रा का कोड नेम शेरशाह दिया गया और इनसे कहा गया कि एक विक्ट्री सिग्नल भी दी जाए। तो लेफ्टिनेंट संजीव ने ओ या किया तो वहीं विक्रम बद्रा ने ये दिल मांगे मोर कहा। Company's success was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. इस रिकैप्चरिंग के दौरान कोई भी कैजुअलिटी ना होने के कारण लेफ्टिनेंट विक्रम बद्रा को प्रमोट करके कैप्टन भी बना दिया गया। वहीं 24 जून को 2 जहाज रेकी पे निकले हुए थे। जूनियर पायलट ने देखा कि नीचे बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ खड़े हैं, तो उन्होंने मिसाइल लॉक कर दिया और जब उन्होंने अपने सीनियर AK सिन्हा को बताया तो तुरंत AK सिन्हा ने उन्हें मना किया। उन्होंने बताया कि PM का आदेश है, पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में LOC क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसका 2 फायदा हुआ। इंटरनेशनली ये तो प्रूफ हो गया कि इंडिया एक डिफेंसिव वॉर खेल रहा है। वो पाकिस्तानी सोल्जर्स जो इंडिया में घुस गए हैं, इंडिया की टेरिटरी के अंदर बस गए हैं, वो उन्हें बाहर निकालना चाहता है, जो कि एक इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह साबित हुआ। यूरोपियन यूनियन, आसियान रीजनल फोरम, US, G8 कंट्रीज, ये सब ने इस बात पे इंडिया का सपोर्ट भी किया और ये भी माना कि इंडिया का इंटेंशन कभी भी पाकिस्तान का कोई भी एरिया कैप्चर करना नहीं था। दूसरा फायदा ये हुआ कि लोकेशन में उस वक्त वहाँ के PM नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ भी मौजूद थे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने वो मिसाइल ड्रॉप कर लिया होता तो वॉर का कुछ और ही रुख होता, शायद ये वॉर न्यूक्लियर वॉर भी बन जाता। अगला इम्पोर्टेंट लोकेशन था टाइगर हिल, जिसकी शुरुआत 3-4 जुलाई को की गई। योगेंद्र सिंह यादव बताते हैं कि चढ़ाई के वक्त उन्हें 3 गोलियां लगी, फिर भी वो अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू रखे और अपने साथियों के साथ मिलकर हिल को रिकैप्चर कर लिया। जब इतना कुछ चल ही रहा था तो इंडियन नेवी भी कहाँ पीछे रहती। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से हमारा वेस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड ने अरेबियन सी में पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉकेज की लेवल ये था कि कोई भी शिपमेंट पाकिस्तान की ओर नहीं जा सकती थी और जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला असर करता है फ्यूल। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन का पेट्रोल बचा था। अगला जो एक इम्पोर्टेंट हिल था वो था पॉइंट 4875। इसके लिए कैप्टन विक्रम बद्रा और कैप्टन अनुज नायर को चुना गया। Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? जब 8 जुलाई को हमने इस हिल को रिकैप्चर कर लिया तो कैप्टन बद्रा अपने बंकर से बाहर निकले और अपने साथी की मदद करने लगे। दुश्मन ने इसी वक्त उन पे एक गोली चला दी जो सीधा उनकी छाती पे जाके लगी और इसी वजह से कैप्टन बद्रा वीरगति को प्राप्त हुए। ये पॉइंट तो इंडिया ने जरूर जीत लिया पर अपने दोनों ही कैप्टन को खो दिया। आज यही पॉइंट बद्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर्फ कुछ दिनों बाद 11 जुलाई को पाकिस्तान ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। 14 जुलाई को PM ने इस ऑपरेशन को सक्सेस डिक्लेयर किया और 26 जुलाई को कारगिल वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ। इसलिए 26 जुलाई हर साल हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में एक मिलिट्री कू यानी कि तख्ता पलट होता है और वहाँ के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को प्रेसिडेंट बना देते हैं।
एक तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ इतनी बड़ी साजिश कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ वहां के पीएम का कहना होता है कि उन्हें खुद इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता। और आगे जाके नवाज शरीफ ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने कारगिल वॉर करके इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा बैकस्टैबिंग किया। ये एस्टिमेट लगाया गया कि इस वॉर में हमारे करीब 527 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए और करीब 1300 सोल्जर्स इंजर्ड हुए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ये तक कहने को तैयार हो गई कि ये जो इंट्रूडर्स थे, ये जो घुसपैठिया थे, वो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे ही नहीं, वो बल्कि कोई आतंकवादी, मुजाहिदीन ये सब थे, जबकि इनके पॉकेट्स में पाकिस्तान का आईडी तक पाया गया। It is very clear that Pakistan is fully aware of the identities of these bodies, but they do not wish to acknowledge this fact, as it would immediately expose the army's involvement in Kargil. इनफैक्ट वहाँ की सरकारों ने तो अपने सोल्जर्स की लाशों तक को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे हैं ही नहीं। इसलिए हमारे सोल्जर्स ने अपने ही दुश्मन के सोल्जर्स की अंतिम संस्कार तक किए। जिनको पानी की ज़रूरत थी उनको पानी तक पिलाया। और हमारे देश में हमारे सोल्जर्स को ब्रेवरी के लिए, उनके करेज के लिए, उनके सैक्रिफाइसेस के लिए हाईएस्ट अवार्ड से तक नवाजा गया, चाहे वो परमवीर चक्र हो या महावीर चक्र या कोई गैलेंट्री अवार्ड। ये दिखाता है कि यहाँ का और वहाँ के सोच में कितना बड़ा फ़र्क है। जहाँ हमारे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ हमने इन्हें पानी तक ऑफर किया। ये भी बताता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना फ़र्क है कि कैसे वे टाइम एंड अगेन अपने ही वादों से मुकर जाते हैं। फिर वो वादे चाहे उन्होंने अपने ही सोल्जर से क्यों ना किए हों, अपने देश से क्यों ना किए हों या किसी और देश से किया हो। कारगिल वॉर से अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर प्रूफ हो गया कि भारत चाहे कितनी भी कोशिश कर ले शांति बनाने की, लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं बाज आएगा।